हेलो एंड वेलकम टू वॉइसेस एट क्लासेस। बच्चों, आज के लेक्चर में हम वेरियस टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज पढ़ेंगे। ठीक है, कि जो हमने लास्ट लेक्चर में एंथैल्पी का टॉपिक कंप्लीट किया, हमने एंथैल्पी देखा कि एंथैल्पी क्या होती है। ठीक है, उसके बाद हमने वहाँ पे ये समझा कि एंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर वो कैलकुलेट किया, एंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो है वो भी हमने वहाँ पे कैलकुलेट किया। और फिर हमारे पास वहाँ पे रिलेशन आया क्यू वी इक्वल्स टू डेल्टा ई एंड क्यू पी इक्वल्स टू डेल्टा एच, और उसके बाद हमने उन दोनों के बीच में रिलेशन भी डिराइव किया। तो आज हम पढ़ेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। फर्स्ट काइंड ऑफ एंथैल्पी हम पढ़ेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। यानी जब भी एक थर्मोकेमिकल रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन के दौरान में जो भी एंथैल्पी, ठीक है, जो भी एंथैल्पी की टाइप वहाँ पे बनती है उन्हें हम डिस्कस करेंगे वेरियस प्रोसेसेस के अंदर। तो चलिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन लेते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज ऑब्जर्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स रिएक्टेंट्स अंडर गिवन कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो, ये भी एंथैल्पी चेंज है, लेकिन ऑब्जर्व्ड एंथैल्पी चेंज है जो ऑब्जर्व होगी केमिकल रिएक्शन के दौरान। ठीक है, एक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के दौरान जो एक एंथैल्पी चेंज जो है वो ऑब्जर्व होगी, क्या होते हुए, जब 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होगा, प्रोड्यूस होगा अपने रिएक्टेंट से, फ्रॉम इट्स रिएक्टेंट्स, और अंडर गिवन कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर जो ये प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशंस हैं, ये हमको यहाँ पे नहीं बताया जा रहा है कि ये, ठीक है, ये कंडीशंस जो हैं वो क्या है, कि कितनी है। हम नाउन ये नहीं बोल रहे हैं कि इतने टेम्परेचर पर या इतने प्रेशर पर जो ये रिएक्शन जो है वो होगी, हम यहाँ गिवन कंडीशंस बोल रहे हैं। अब जब 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट बनेगा रिएक्टेंट से, तो तब जो टेम्परेचर और प्रेशर रहेगा, गिवन कंडीशंस उनकी कुछ भी हो सकती हैं वैल्यूज़ उस समय पे। तो ये यहाँ पे देखने की चीज़ ये है कि ये नाउन नहीं है टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस, ये हम गिवन कंडीशंस बोल रहे हैं, ये कुछ भी हो सकती है वहाँ पे। ठीक है, तो इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल डेल्टा एच एफ। तो अगर हम इसके सिंबल की बात करें तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को हम डेल्टा एच एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा एच से तो हम चेंज इन एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करते ही हैं, लेकिन चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को हम डेल्टा एच एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ आपने यहाँ पर एक और किस्म की एंथैल्पी यहाँ पे आपने याद रखनी है कि अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पे मुझे यूँ पूछा जाए, बेटा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो स्टैंडर्ड मींस नाउन कंडीशंस। मैं पहले बता दूं आपको, स्टैंडर्ड का मतलब है नॉन कंडीशंस। यानी इट इज़ डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज ऑब्जर्व्ड। अब जो एंथैल्पी चेंज ऑब्जर्व होगी रिएक्शन प्रोसेस के दौरान में, व्हेन 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स रिएक्टेंट्स। आप बताएंगे सर ऐसी डेफिनेशन बता रहे हो जैसे आपने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में बताई। हाँ, बिल्कुल सेम वही डेफिनेशन है अभी तक, लेकिन देखो डिफरेंस कहाँ पे है। हमने ऊपर बताया था एट गिवन कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं हम एट, ठीक है, यहाँ पे बता रहे हैं एट स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, या एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो स्टैंडर्ड कंडीशंस यहाँ आप बताएंगे भी स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, लेकिन बेटा स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर का मतलब हो गया एट नॉन कंडीशंस। जब आपको मालूम होगा कि सपोज कीजिए कि टेम्परेचर 298 केल्विन यूज करना है, और प्रेशर आपको बताया गया होगा कि एक बार प्रेशर पर देखिए, एक बार प्रेशर और 298 केल्विन टेम्परेचर पर बताइए कि रिएक्शन प्रोसेस में एंथैल्पी चेंज जो है वो कितना आया है, तो तब हम बोलेंगे इसे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड मींस नाउन कंडीशंस पे 298 पे पूछा जा रहा है, 1 बार प्रेशर पे पूछा जा रहा है, तो हम इसे बोलेंगे, इस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को तब हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे। इसी तरह से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल डेल्टा एच एफ। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को नॉर्मली हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे कि एक नॉट सिंबल, ये जो जीरो जैसा साइन है यहाँ पे, इसको यहाँ पे इस तरह से डेल्टा एच एफ और ये नॉट यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई है। अब कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं एंथैल्पी ऑफ, ठीक है, फॉर्मेशन और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की। देखिए नॉर्मली अगर हम डिस्कस करेंगे बर्निंग ऑफ कार्बन की, बेटा, तो वो एक जो है एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है बर्निंग ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2। कार्बन दिखने में सॉलिड है,
ऑक्सीजन गैस है, उसके साथ आप जब हम इसको रिएक्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस प्रोडक्ट में प्रोड्यूस होगी। और डेल्टा एच एफ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पर कितनी होगी, तो हम देखते हैं यहाँ पे ऑब्जर्व्ड है ये केमिकल रिएक्शन और यहाँ पे बताया जाता है -393.5 किलो जूल पर मोल। देखो बच्चों, मैंने अभी आपको इससे पहले इस लेक्चर से पहले पढ़ाया है थर्मोकेमिकल रिएक्शन, और थर्मोकेमिकल रिएक्शन में मैंने आपको बताया एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन की पहचान मैंने बताई, जब इंथैल्पी चेंज की वैल्यू दी हुई हो, अगर उसके साथ माइनस साइन है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, वो डेल्टा एच वैल्यू उसकी नेगेटिव आती है। तो देखिए ये माइनस साइन है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है। और -393.5 किलो जूल पर मोल यहाँ पे एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट एनर्जी जो है वो इवॉल्व होती है, रिलीज होती है सिस्टम से, ठीक है। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट बताएंगे यहाँ पे H2 एंड O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच रिएक्शन है, 2 टाइम्स H2 + O2 बैलेंस फॉर्म में 2 गिव्स 2 टाइम्स H2। अब हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, वाटर लिक्विड जैसी सब्सटेंस प्रोड्यूस होती है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पे कितनी है, -1143.2, -1100, माइनस साइन है, फिर से एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इतने किलो जूल पर मोल एनर्जी इस रिएक्शन के दौरान में जो है वो रिलीज होती है, डेल्टा एच एफ इक्वल्स टू, ठीक है, -1143.2 किलो जूल पर मोल। इसी तरह से अगर हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन की एक और रिएक्शन डिस्कस करते हैं, 2 टाइम्स H2 + O2 गिव्स 2 टाइम्स H2O में ही, तो अगर यहाँ हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसकी चेक करें, ये भी ऑब्जर्व्ड है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ प्रेशर मतलब कि 298 बार पे ये मानी गई है -5716 किलो जूल पर मोल, जो भी क्या है, एक्सोथर्मिक है। माइनस साइन इंडिकेट करती है एक्सोथर्मिक है, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे अभी देखो बेटा फर्स्ट काइंड ऑफ इंथैल्पी ही हमने पढ़ी, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जिसका नाम है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और उसके साथ में स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ही पढ़ा। तो अब बहुत सारी हमारा टॉपिक है आज का वेरियस टाइप्स ऑफ इंथैल्पीज ऑफ, ठीक है, रिएक्शन। तो उसमें पहले इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। तो देखो बेटा यहाँ पे आप डेफिनेशन जो मैं बोलूँगा वो आप अपनी कॉपी पे लिख दोगे। तो सबसे पहले आपने समझना है कि प्रोसेस कौन सा आ रहा है, कंबस्शन, दैट मीन्स बर्निंग। तो द इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ अ सबस्टेंस, इट इज डिफाइंड एज द इंथैल्पी चेंज, भी आप बोल सकते हो या आप कह सकते हो हीट चेंज। इट इज डिफाइंड एज द इंथैल्पी चेंज कहो या हीट चेंज कहो, ठीक है। ऑब्जर्व्ड when 1 मोल ऑफ अ सबस्टेंस इज, जब क्या होगा, 1 मोल ऑफ सबस्टेंस जो है वो कंप्लीटली बर्न होगा। बच्चों क्या होगा, when 1 मोल ऑफ अ सबस्टेंस इज कंप्लीटली burnt in excess of air, that is oxygen, ठीक है बच्चों। तो इसको डिनोट करते हैं किससे, इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल, इसको हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं, डेल्टा एच, और बॉटम पे हम इसको लिखते हैं सी मीन्स कंबस्शन। तो यहाँ पर भी अब हम देखिए कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे, लेकिन एग्जांपल से पहले हम आपको फिर बोलना चाहेंगे कि अगर आपने यहाँ पे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन बोलना होगा तो आपको ये अब आना चाहिए बताना स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन क्या होगी। तो ये वो इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन होगी जो नाउन होगी एट नाउन कंडीशंस पे, स्टैंडर्ड कंडीशन में नाउन कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। तो इसका डेफिनेशन आप दोगे बेटा, इट इज डिफाइंड एज द इंथैल्पी चेंज ऑब्जर्व्ड व्हेन 1 mole of a substance is completely burnt in the excess of air, that is oxygen, under standard conditions of temperature and pressure। क्या बताएंगे साथ में यहाँ पे आप, under standard conditions of temperature and pressure, ठीक है। तो तब हम इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। तो यहाँ पे आप इसको रिप्रेजेंट करोगे, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल डेल्टा एच सी नॉट, इससे हम रिप्रेजेंट करेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप ये सी ना भी लिखोगे, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन को नॉर्मली डेल्टा एच भी लिख सकते हो,
लेकिन रिएक्शन से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है ये। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए ये पूरा बता रहा हूँ मैं आपको कंप्लीटली, कि अगर आपको इंथैल्पी ऑफ कंबशन लिखना है तो आप डेल्टा एच सी लिख लीजिए, अदरवाइज आप डेल्टा एच लिखेंगे। और स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन को आप डेल्टा एच सी नॉट लिख सकते हो, या फिर आप नॉर्मली लिखोगे डेल्टा एच नॉट। ठीक है, तो ये दोनों आप याद रख लीजिए यहाँ पे। अब कुछ एग्जांपल्स फिर से बताएंगे बेटा। फॉर एग्जांपल जैसे देखो, अभी मैंने आपको बर्निंग ऑफ कार्बन डिस्कस किया था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में। तो C+O2 कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, दोनों जब बर्न होंगे, यहाँ पर कार्बन जब बर्न होगा ऑक्सीजन में तो ये क्या बनाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पे आपको ऑब्जर्व्ड है डेल्टा एच कितना आया था, डेल्टा एच इक्वल्स टू वहाँ पे आया था बेटा माइनस कितना आया था, -393.5 और किलो जूल पर मोल। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे आप बोल सकते हो C6H12O6 ठीक है। अगर आप इसमें क्या करेंगे, O2 फिर से देंगे, ऑक्सीजन को फिर से इसके साथ बर्न करेंगे। ठीक है, 6 टाइम्स O2 बेटा, इट गिव्स यू, ये आपको क्या देगा, 6 टाइम्स O2 गैस प्लस 6 टाइम्स H2O लिक्विड, या 6 टाइम्स H2O लिक्विड प्लस 6 टाइम्स O2 गैस। यहाँ पे क्या बनेगा, डेल्टा H इक्वल्स टू -2840 किलो जूल पर मोल। ठीक, नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट इंथैल्पी ऑफ, जो वेरियस टाइप्स ऑफ इंथैल्पीज हम पढ़ रहे हैं, तो वो है आपके पास, ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ इंथैल्पीज यूज्ड इन अ रिएक्शन जो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक। तो नेक्स्ट थर्ड टाइप हम लेंगे आप, ठीक है, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। आप अपनी कॉपी पे लिखते जाइए, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का क्या मतलब है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इंथैल्पी चेंज और अमाउंट ऑफ हीट, क्या बोलेंगे आप, अमाउंट ऑफ हीट चेंज, अमाउंट ऑफ हीट चेंज। हीट चेंज मतलब चाहे वो इवॉल्व हो, इंथैल्पी चेंज या हीट चेंज मतलब वो हीट इवॉल्व हो रही हो सिस्टम से उस समय या एब्जॉर्ब हो रही हो। ठीक है, तो व्हेन 1 मोल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखनी है आपने कि इसका डेफिनेशन क्या है, कब ये इस तरह की इंथैल्पी हमको देखने को मिलेगी जिसे हम इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बोलेंगे। व्हेन 1 मोल ऑफ अ सॉल्यूट, जब 1 मोल ऑफ सॉल्यूट जो है वो कंप्लीटली डिसॉल्व होगा। व्हेन 1 मोल ऑफ अ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन large excess of वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के साथ ही मिक्सअप होकर सॉल्यूशन करेगा। तो व्हेन 1 मोल ऑफ अ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन लार्ज वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, सो दैट, ताकि फर्दर एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, कि अगर हम फर्दर उस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट को ऐड करेंगे तो वो फर्दर एडिड सॉल्वेंट क्या नहीं करेगा, डज नॉट प्रोड्यूस, नहीं बनाएगा वो एनी मोर हीट चेंज, कोई और ज़्यादा हीट चेंज वो एडिड सॉल्वेंट जो है वो प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो ऐसी इंथैल्पी चेंज को हम इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे। इट इज़ डिनोटेड बाय, हम इसको डिनोट किससे करेंगे, इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन को डेल्टा एच, और बॉटम पे हम एस लिखते हैं इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों इसी तरह से अगर आपको बताना होगा स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है, तो आप बोलेंगे इंथैल्पी चेंज accompanied when 1 mole of a solute is dissolved in large volume of the solvent under standard conditions of temperature and pressure, known conditions of temperature and pressure। ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होगी जिसको हम डेल्टा एच एस नॉट डिनोट करेंगे। तब हम उसको क्या करेंगे, डेल्टा एच एस नॉट से डिनोट करेंगे। ठीक है, होप कि ये डेफिनेशंस आपको क्लियर हुई हूँ। तो आप कुछ एग्जांपल्स इसकी भी डिस्कस करेंगे, जैसे CuSO4 बेटा, कॉपर सल्फेट क्या है, सॉलिड होता है। जब आप इसको एक्वस मीडियम मतलब वाटर जब इसके साथ ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्वेंट
देंगे आप इसको एक्वस मीडियम देंगे, वाटर देंगे तो ये सोल्यूशन बनेगा। गिव्स, ये क्या देगा आपको, कॉपर सल्फेट CuSO4 बन जाएगा एक्वस, एक्वस मतलब सोल्यूशन बन जाएगा ये सॉल्वेंट वाटर देके। लेकिन यहाँ पे जो इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन है डेल्टा HS इक्वल्स टू, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यह है -66.5 किलो जूल पर मोल। और एक और इंफॉर्मेशन ये रिएक्शन आपको देती है कि यहाँ इंथैल्पी चेंज ऑफ सोल्यूशन में साइन नेगेटिव है बेटा, तो ये एक्सोथर्मिक है। ये क्या है, यहाँ पे एक्सोथर्मिक है। तो आप बताएंगे यहाँ पे कि सर इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन जो है वो पॉजिटिव ही हो सकती है या नेगेटिव ही हो सकती है। तो ये पॉजिटिव भी बेटा हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे आप ही देखो कॉपर सल्फेट वाली रिएक्शन में -66.5 किलो जूल पर मोल आई इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन। ओके, तो इसका मतलब है कि एक्सोथर्मिक है। अगर हम अब नेक्स्ट एग्जांपल देंगे यहाँ पे पॉजिटिव वाली, जैसे मान लीजिए पोटेशियम क्लोराइड हमने ले लिया, सॉलिड है, और इसको अगर हम एक्वस मीडियम दे देते हैं तो ये हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन तैयार। ठीक है, और यहाँ पे अगर ऑब्जर्व्ड रिएक्शन है ये हम देखें तो डेल्टा HS एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन को देखें बेटा तो ये है +18.5 किलो जूल पर मोल। कितनी है ये, S है कैपिटल बेटा यहाँ पे थोड़ा, तो 18.5 किलो जूल पर मोल, तो +18.5 किलो जूल एनर्जी जो है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब, प्लस का मतलब पॉजिटिव मीन्स एब्जॉर्ब होती है। ये मैंने थर्मोकेमिकल रिएक्शन में भी पॉजिटिव नेगेटिव आपको समझाया। तो इट मीन्स यहाँ एक स्टार पॉइंट यहाँ लिखिए आप इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में कि इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में भी ये क्या क्या हो सकती है, मे बी पॉजिटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ये प्लस में भी हो सकती है, एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, एंडोथर्मिक भी हो सकती है। ठीक, इसी तरह से बच्चों आप नेक्स्ट इंथैल्पी चेंज लिखेंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे नेक्स्ट में, आई थिंक अब हमने फोर्थ वन करनी होगी। ठीक है, एक तो हमने इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पढ़ी, इंथैल्पी ऑफ कंबशन, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, हाँ 3 हो गई। अब फोर्थ वन आप लिखेंगे इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो देखिए इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होती है बेटा, पहले आप प्रोसेस को देखिए, फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन मीन्स मेल्टिंग। जब एक सॉलिड सबस्टांस जो है वो मेल्ट होके लिक्विफाई होता है, लिक्विड हो जाता है, तब जो इंथैल्पी चेंज आएगी उसको हम इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। सिंपल सा मीनिंग है, इसी की डेफिनेशन आप लिख लीजिए, आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, मैं बता रहा हूँ। इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इज डिफाइंड एज द इंथैल्पी चेंज और हीट चेंज ऑब्जर्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ अ सॉलिड सबस्टांस चेंजेस इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म और लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। यानी उस सबस्टांस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा और फिर जाके वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेगा, अपने आप को शिफ्ट करेगा, अपने आप की पोजीशन बदलेगा सॉलिड से लिक्विड में। तो तब जो इंथैल्पी चेंज आएगी उसे हम इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ एक स्टार पॉइंट लिखेंगे आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन के बारे में। इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन के बारे में लिखेंगे, पहले स्टार पॉइंट से भी ऊपर आप लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल डेल्टा H। इंथैल्पी चेंज तो डेल्टा H है, लेकिन इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है बेटा, तो यहाँ पे आप इसको बॉटम पे साथ में लिखेंगे FUS, फ्यूज। तो इस फ्यूज का मतलब है इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो यहाँ में स्टार पॉइंट क्या बता रहा हूँ मैं आपको, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इज ऑलवेज एन एंडोथर्मिक, ये याद रखने वाली चीज है बेटा, एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्या होती है एंडोथर्मिक प्रोसेस, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन ही होती है इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन हमेशा। ठीक है, एंड हेंस इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन अगर एंडोथर्मिक है देन इट मीन्स एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो एंडोथर्मिक का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव क्वांटिटी, तो ये पॉजिटिव हमेशा होती है। जैसे एग्जांपल डिस्कस करते हैं इसकी, अगर आप H2O सॉलिड, H2O सॉलिड भी हो सकता है, जब आप इसको सॉलिडिफाई करेंगे, टेम्परेचर लो करेंगे डिक्रीज करेंगे तो ये आइस हो जाएगी, सॉलिड हो जाएगी। तो तब जब आप इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे और लेके आएंगे
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, मतलब रूम टेम्परेचर पे भी ये पिघलनी शुरू हो जाएगी। तो तब ये सॉलिड जो है, जब ये मेल्टिंग पॉइंट इसका आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, ये अगेन अपने आप को चेंज करेगी लिक्विड में, सॉलिड से लिक्विड में। तो H2O सॉलिड जो है ये H2O लिक्विड में बदल जाएगी। तो तब जो ऑब्जर्व्ड इंथैल्पी चेंज यानी इंथैल्पी चेंज ऑफ फ्यूजन है इस रिएक्शन के दौरान बेटा, वो है +6 किलो जूल, जिसको हम 6 लिखें या 6.0 किलो जूल पर मोल एनर्जी लिखें। मतलब इतनी किलो जूल पर मोल एनर्जी, 6 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो यहाँ पे अब्जॉर्ब होती है जब H2O सॉलिड जो है वो H2O लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो आई होप कि ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी आपको, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी जो है आपको क्लियर हुई हो। चलिए नेक्स्ट है, अगर बेटा आपको आ गया स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन को डिफाइन करो भाई, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का डेफिनेशन क्या बोलेंगे आप बोलेंगे इंथैल्पी चेंज accompanied when 1 mole of a solid substance changes into liquid at its standard conditions of temperature and pressure, यानी नाउन कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, मान लीजिए टेम्परेचर 298 पे बताना होगा हमको और प्रेशर 1 बार पे आपको बताना होगा इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कितना आएगा, उसको हम स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बोलेंगे और रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा H फ्यूज नॉट से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंथैल्पी है, अब इंथैल्पी नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं हम। ठीक है, चलिए फिफ्थ काइंड ऑफ इंथैल्पी आप बोलोगे इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो प्रोसेस को देखिए बेटा, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन का मतलब हो गया प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन जब हो रहा हो। तो वो कहाँ से कहाँ होता है, जब लिक्विड होता है वो गैस में कन्वर्ट होता है, तो तब उसको प्रोसेस को हम एवापोरेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ a liquid into the gaseous or vapor form is called the process of evaporation, you know। तो enthalpy of evaporation का definition बनेगा, it is defined as the enthalpy change observed when 1 mole of a liquid changes into gaseous form, gaseous state at its boiling point, यानी जब उस लिक्विड का बच्चों बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा उस समय वो 1 मोल उस लिक्विड का जब गैस में बदलेगा, तो उस दौरान में जो इंथैल्पी ऑफ चेंज बनेगी, इंथैल्पी चेंज आएगी, उस इंथैल्पी चेंज को हम इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बुलाएंगे। डिनोट किससे करेंगे इसको, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इज डिनोटेड बाय द सिंबल डेल्टा H वैप। ठीक है, और यहाँ पे भी एक स्टार पॉइंट लिखेंगे, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इज आल्सो ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। मतलब इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी क्या हो सकती है, ये भी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस ही जितनी हुआ करती है, एंडोथर्मिक की नेचर ही हुआ करती है, पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, मतलब यहाँ पर हीट जो है वो एब्जॉर्ब ही जितनी होती है प्रोसेस में। ठीक है, तो यहाँ पे आप एग्जांपल लिखेंगे H2O अगर लिक्विड है बेटा, तो ये जब चेंज होगा H2O गैस में, यानी प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन होगा, तो इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑब्जर्व्ड यहाँ पर है प्लस, पॉजिटिव क्वांटिटी चूंकि ये है प्लस में लिखेंगे, इतनी हीट एब्जॉर्ब होगी, कितनी ऑब्जर्व्ड है 40.7 किलो जूल पर मोल एनर्जी। ओके, चलिए नेक्स्ट काइंड ऑफ इंथैल्पी पढ़ेंगे। इसी तरह से यहाँ पे बेटा आप स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन का डेफिनेशन भी आप खुद से बना लीजिए प्लीज। स्टैंडर्ड कंडीशंस आपने यहाँ इसके साथ जोड़ना है डेफिनेशन में। क्या बताएंगे भी एक बार फिर से देखिए, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन का डेफिनेशन बताएंगे आप। इट इज डिफाइंड एज द इंथैल्पी चेंज ऑब्जर्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ अ लिक्विड चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। डिनोट किससे करोगे, डेल्टा H वैप नॉट से। ठीक है, तो डेल्टा H वैप और यहाँ नॉट लिखेंगे। ठीक है, इसे डिनोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट 6 काइंड ऑफ इंथैल्पी हम लिखेंगे, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, तो बेटा इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन का डेफिनेशन क्या हो गया, पहले सब्लिमेशन प्रोसेस को देखिए। सब्लिमेशन होता है प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस, जब सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है उसको सब्लिमेशन प्रोसेस बोलेंगे हम। तो इट इज डिफाइंड एज द इंथैल्पी चेंज या हीट चेंज ऑब्जर्व्ड व्हेन 1
मोल ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस डायरेक्टली, बगैर लिक्विड में जाने के ही डायरेक्टली इनटू वेपर फेज या इनटू गैसियस स्टेट, गैसियस या गैसियस फॉर्म या गैसियस स्टेट भी आप लिख सकते हैं। व्हेन 1 मोल ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस डायरेक्टली इनटू द वेपर फेज कहो या गैसियस फेज या गैसियस स्टेट कहो, उसमें चेंज हो जाएगा एट अ गिवन टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर बिलो, इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है गिवन टेम्परेचर लो, लेकिन वो गिवन टेम्परेचर क्या होगा, उस सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट से बिलो होगा, अभी वो मेल्टिंग पॉइंट के बराबर नहीं आया होगा। एट अ गिवन टेम्परेचर बिलो इट्स, बिलो इट्स मतलब उस सॉलिड सब्सटेंस के मेल्टिंग पॉइंट से वो टेम्परेचर अभी बिलो नीचे ही होगा, अभी वो मेल्टिंग पॉइंट तक नहीं आया पहुंचा होगा, ठीक है, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, यानी जब ये कन्वर्जन हो रहा होगा, एक सॉलिड सब्सटेंस बदल हो रहा होगा गैस में, तब उस सॉलिड सब्सटेंस का भी मेल्टिंग पॉइंट नहीं आ रहा होगा, तो इस किस्म की कन्वर्जन आपको देखने को मिल रही होगी। तो उस समय जो इंथैल्पी चेंज ऑब्जर्व होगी बेटा, उसी को इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे यहाँ पे आयोडीन सॉलिड हुआ करता है, ये सबलाइम होता है, जब हम उसको हीट करते हैं डायरेक्टली ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। तो यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन जो ऑब्जर्व्ड है, और याद रखना बेटा ऊपर थोड़ा, जब मैंने जो ही टर्म लिखी थी इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, डेफिनेशन के फौरन बाद लिखना, इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल डेल्टा एच सब, सब मीन सब्लिमेशन। तो यहाँ पर कितने डेल्टा एच सब इक्वल्स टू प्लस 62.39 किलो जूल पर मोल, ये ऑब्जर्व्ड है। 62 प्लस 62.39 किलो जूल पर मोल एनर्जी यहाँ पे उस समय क्या होती है, सिस्टम से एब्जॉर्ब होती है, जज्ब होती है सिस्टम के अंदर, ठीक है। इसी तरह से बेटा आप बोलेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, इसका डेफिनेशन खुद से बना लीजिए, डिफाइंड, इट इज डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज, ठीक है, ऑब्जर्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस डायरेक्टली इनटू वेपर फेज और गैसियस फेज, गैसियस स्टेट एट द स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशंस पे ये जब चेंज होगा सॉलिड से गैस में, तब हम उसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बोलेंगे। इसी तरह से है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, सेवंथ वन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एटोमाइजेशन, इसका डेफिनेशन आप लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल of a given substance, enthalpy change observed बोलेंगे, it is defined as the enthalpy change observed when 1 mole of a given substance dissociates, जब 1 मोल 1 मोल of a given substance dissociates मतलब जब वो स्प्लिट अप होगा, टूटेगा, dissociates into किसमें, dissociates into gaseous, into गैसियस एटम्स, ठीक है, इनटू गैसियस एटम्स, तो तब जो एंथैल्पी चेंज बनेगी बेटा, उसको हम बोलेंगे देन द एंथैल्पी चेंज, ठीक है, अकम्पनिंग द प्रोसेस इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल, इसको हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं, डेल्टा एच, डेल्टा एच, और यहाँ पे हम इसको क्या लिखते हैं, बॉटम पे डेल्टा एच, या तो यहाँ इस जगह लिखिए या तो इस जगह पे लिखते हैं हम थोड़ा ए, इसको डेल्टा एच ए मीन्स एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऐसे लिखिए, या डेल्टा एच ए आप इस तरह से लिखिए, ठीक है बेटा, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहना होगा तो स्टैंडर्ड कंडीशंस डाल दीजिए आप डेफिनेशन के साथ, ठीक है, कि एंथैल्पी चेंज accompanied are observed when 1 mole of a given substance dissociates into gaseous atoms, ठीक है, and under standard conditions, this is known as standard enthalpy of atomization। एग्जाम्पल्स कुछ इसकी डिस्कस करते हैं बेटा, जैसे H2 गैस है, अगर ये कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, डिसोसिएट होती है, यहाँ पे H2 गैस है, ये 2 टाइम्स हाइड्रोजन गैसियस एटम्स में डिसोसिएट होती है, यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ, ये 1 मोल ऑफ सब्सटेंस है, गिवन सब्सटेंस है, और ये डिसोसिएट हो रहा है यहाँ पर 2 टाइम्स हाइड्रोजन, का मतलब हो गया हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन एटम गैस है, ये भी हाइड्रोजन एटम गैस है, तो ये गैसियस एटम्स में डिसोसिएट हो रही है, 1 मोल ऑफ गिवन सब्सटेंस, यानी हाइड्रोजन, इस वक्त हमारे पास एग्जांपल में गिवन सब्सटेंस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑब्जर्व्ड कितना है बेटा, डेल्टा एच ए इक्वल्स टू, ये है यहाँ पे 435.0, यानी 435
इवन कि ये 436 भी आप बोल सकते हो यहाँ पे, ठीक है, किलो जूल और पर मोल ये ऑब्जर्व्ड है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपने ये बताना है बेटा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है ये, स्टैंडर्ड एंथैल्पी डेल्टा एच ए नॉट, डेल्टा एच ए नॉट, ठीक है। इसी तरह से है आपके पास, अगर आप नेक्स्ट लेंगे CH4 मीथेन गैस है, ये जब डिसोसिएट होगी कार्बन, ठीक है, वो भी मान लीजिए यहाँ पे क्या आ जाएगी गैस प्लस, हालांकि कार्बन सॉलिड होता है लेकिन यहाँ पे आप इसको गैस लिखेंगे, ठीक, प्लस आपका आ जाएगा 4 टाइम्स हाइड्रोजन, ठीक है, 4 टाइम्स हाइड्रोजन वो भी गैस, ठीक है। ये गैसेस एटम्स में सेपरेट होगी CH4, तो यहाँ पे डेल्टा एच ए नॉट इंथैल्पी, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इक्वल्स टू कितना है बेटा 1665 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो ये थी यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। नेक्स्ट वन है बेटा अब यहाँ पर 8th वन आई थिंक, और लास्ट वन हम आज करेंगे। इसके अलावा जो भी इंथैल्पी वेरियस काइंड्स ऑफ इंथैल्पीज आपको देखने को मिलेंगी, आप इस तरह से आई होप कि अब आप उनकी डेफिनेशन जो है वो दे सकते हैं, पर इस शर्त से कि अगर आपको उस इंथैल्पी ऑफ काइंड ऑफ इंथैल्पी में अगर आपको वो प्रोसेस मालूम है तो इसी तरह से हम बोलेंगे यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन क्या होती है, तो यहाँ पे आप डेफिनेशन लिख लीजिए फटाफट से। इट इज डिफाइंड एज द इंथैल्पी चेंज ऑब्जर्व्ड, ठीक है, व्हेन, समझ आ रही है आपको बात, इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन व्हेन अ कोवलेंट कंपाउंड या व्हेन 1 मोल ऑफ अ कोवलेंट कंपाउंड dissociates, that is splits to produce the various constituent ions of which it was found to be made of, जिसका वो माना जाएगा कि कोवलेंट कंपाउंड बना हुआ है। जब वो 1 मोल ऑफ कोवलेंट कंपाउंड जो है वो डिसोसिएट होगा, स्प्लिट होगा इनटू कंस्टिट्यूएंट आयंस इन सॉल्यूशन में, तो तब हम एंथैल्पी चेंज अकम्पनिंग द प्रोसेस को एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन इज रिप्रेजेंटेड डिनोटेड बाय द सिंबल डेल्टा एच, और यहाँ बॉटम पे लिखेंगे ION, ION मींस आयोनाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। इसी तरह से बेटा आप बोल सकते हो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, ठीक है। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन को क्या बोलोगे आप, यही डेफिनेशन बताएंगे, एंथैल्पी चेंज ऑब्जर्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ अ कोवलेंट कंपाउंड एंड डिसोसिएशन स्प्लिट्स ऑन डिसोसिएशन इन वाटर, लेकिन वो डिसोसिएट होगा एट वाटर में, एक्वस मीडियम में, ऑन डिसोसिएशन इन वाटर स्प्लिट्स टू प्रोड्यूस आयंस इन द सॉल्यूशन, ठीक है, एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, तो देन इट इज नोन एज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे इसकी, जैसे HCl है, ठीक है, गैस है, अगर हम इसको एक्वस मीडियम में देंगे, वाटर ऐड करेंगे इसके साथ, तो ये बना देगा बेटा H पॉजिटिव, ठीक है, जो कि एक्वस मीडियम में ही आएगा इसका फिजिकल स्टेट, और प्लस एक्वस में सोल्यूशन, और प्लस आएगा Cl नेगेटिव। आयंस जब भी लिखते हैं वो एक्वस मीडियम में ही लिखते हैं, क्योंकि वो फ्री होते हैं किसी चीज़ से, एक्वस मीडियम पे ही बेटा डिसोसिएट होते हैं एक्वस मीडियम पे, तो इनके साथ फिजिकल स्टेट इनका एक्वस मीडियम, सोल्यूशन लिखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे डेल्टा एच आयन, डेल्टा एच मीन्स एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन वो कितना है, तो डेल्टा एच आयन, और अगर मैं यहाँ पे नॉट दे दूं तो ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन मानी जाएगी, ठीक है। वो कितने यहाँ पे ऑब्जर्व्ड -75.2 किलो जूल पर मोल, ठीक। और इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करेंगे CH4 गैस के लिए, जब ये डिसोसिएट होती है C गैस प्लस 4 टाइम्स H बेटा गैस में, तो तब यहाँ पे डेल्टा H, ठीक है, डेल्टा H, तब इसका एटोम, ये एटोमाइजेशन का एग्जांपल है लेकिन आपको मैं बताता चलूँ, ठीक है। ये आप डेल्टा है CH4 गिव्स C गैस प्लस 4 टाइम्स H गैस, जो है ये इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन में अभी मैंने डिस्कस भी किया रिएक्शन, ठीक है। तो वहाँ पे आप लिखेंगे, इसका आया था 1665 प्लस में 1665 किलो जूल पर मोल, ये मैंने अभी आपको डिस्कस भी की ऊपर, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे, होप कि पूरा लेक्चर आपको समझ में आ गया हो, और वो तभी मुमकिन हो सकता है जब आप कंसंट्रेशन के साथ लेक्चर को देखेंगे। तो आज के लेक्चर में बेटा हमने वेरियस काइंड्स ऑफ एंथैल्पीज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन वो स्टडी हमने की, तो इन पे आप फोकस कीजिए, अच्छे से इनको देखिए, फर्स्ट टू लास्ट लेक्चर को देखिए, डेफिनेटली आपको लेक्चर समझ में आएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही,
गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।